Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to take up another few topics in the mass spectrometry series that include the nitrogen rule, the rule of 13. Then we will be discussing some few points which we have left out related to its principle only. And we'll be taking up the few short rules. Rule of 13, index of saturation and nitrogen rule. So without wasting any more time, let's proceed further. So alright, let's just have a little bit of discussion related to mass spectrometer. So as I've already told you that in this case, we use the term spectrometry instead of spectroscopy, and the reason behind that is that in all the previous three cases of UV, IR and NMR, we will be using some radiations on the sample, but in this case, instead of using the radiations, we are going to use a source of electron beam, the powerful source of electron beam on your given sample. Okay, then that is the case as you can see in this particular video over here in this slide. Alright, so over here we are going to discuss something basic related to your mass spectrometry, but before that let me switch back to the previous slide. Right, so taking up the pencil, right. As I've already told you that in the case of mass spectrometry we are not going to use any radiations, which is why we use the term spectrometry instead of spectroscopy. Correct? And it also do not going to detect any neutral molecule. मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमेशा की तरह आपका जो है आयंस को ही डिटेक्ट करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को वो डिटेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये आपके पास देखो, जैसे एक शॉर्ट हमने एक ओवरव्यू लिया है इस पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन का कि हॉट प्लेट से आपने क्या किया, अपने सैंपल को हीट किया. जो भी आपका सैंपल है, मान लो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, आपने उसको पहले कन्वर्ट कर दिया इनटू द वेपराइजेशन चैम्बर, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू वेपर फेज. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देन वेपराइजेशन होगी सैंपल की, उसके बाद क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप है आयनाइजेशन प्रोसेस. तो वो आयनाइजेशन सबसे पहले होगी उसकी, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर आयन. ये है आपका कोई मॉलिक्यूल. ठीक है, कोई भी सैंपल है, पहले उसकी आयनाइजेशन होगी. ठीक है, सॉरी, उसकी वेपराइजेशन होगी, फिर होगी उसकी आयनाइजेशन. पहले वो अपने मॉलिक्यूलर आयन में या फिर मॉलिक्यूलर रेडिकल के टाइम में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फर्दर होगी इसकी फ्रेगमेंटेशन. अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगे हमारे पास. देखिए हमने मान लिया F1 प्लस, F2 प्लस, F4 प्लस, इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो आपके पास सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज आपके पास फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, अब क्या होगा, ये आपके नेगेटिवली चार्ज पोटेंशियल प्लेट, जिसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्लेट्स बोलोगे, यहाँ से होते हुए ये सेपरेट हो जाएंगे वाया मास एनालाइजर. तो ये सारी टेक्निक्स आप आयनाइजेशन की, मास एनालाइजर की सारी ढंग से पढ़ चुके हो. इनकेस अगर आप वो वीडियोस देखे बिना डायरेक्ट यहाँ पे स्किप करके आगे हो, तो बच्चे यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. यू डेफिनेटली शुड check out those previous videos which I'll mention the link in the description box below. पहले उनको देख कर आओ, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करो. ठीक है, सो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्लेट से आपके फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने एक फ्रेगमेंट ये सेपरेट हो रहा है आपका, एक फ्रेगमेंट आइन ये सेपरेट हो रहा है आपका. ठीक है, एक फ्रेगमेंट का आपके पास मास है M1, दूसरे का मान लो M2 है. ठीक है, उसी तरह उस एक जो पहले वाला था उसका रेडियस हो गया यहां से लेकर यहां तक, इस प्लेट तक आपका रेडियस हो गया R1, और इसका यहां से लेकर यहां तक रेडियस हो गया हमारा R2. ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे क्या देखना है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से डिफ्लेक्ट होने के बाद मास एनालाइजर से आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके फ्रेगमेंट्स एज पर देयर मास बाय चार्ज वैल्यूज. ठीक है, वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है, एंड अल्टीमेटली फाइनली वो डिटेक्ट होंगे एंड इट विल गिव यू अ मास स्पेक्ट्रम लाइक दिस, जो अभी हमने देखा पिछली वीडियोस में, जो यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस में शो करेगा मास बाय चार्ज वैल्यू एंड यहाँ पे शो करेगा वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस. टॉलेस्ट पीक विल गिव यू द बेस पीक and the one which is going to have the highest mass by charge value is going to give you the molecular ion peak. ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बेस है. अच्छा, नेक्स्ट आपको ये है यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज मास बाय चार्ज. चार्ज आपका कई बुक्स में Z से रिप्रेजेंट होगा, कई बुक में E से रिप्रेजेंट होगा. सो यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज, बोथ मीन्स दैट दिस इज चार्ज ओनली. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन. ये याद रखो, आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी यहाँ पे कि जिस भी आपके फ्रेगमेंट का मास ज्यादा होगा,
ठीक है, उसको रेडियस भी ज्यादा, उसको उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, उसको डेफिनेटली अगर आपके आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि कोई एक हेल्दी ओबीस पर्सन है, दैट पर्सन नीड्स यू नो मोर स्पेस टू सिट एंड वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू द लीन वन। ठीक है, तो वही चीज है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, स्क्वायर रेडियस भी ज्यादा होगा, अल्टीमेटली वो डिफ्लेक्ट कम करेगा, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन स्लो होगी। गेट इट? सो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट ध्यान पे रखना है कि ये देखो, ये वाला मान लो कि इसका डिफ्लेक्शन जो है वो स्लो होगी। क्यों होगी डिफ्लेक्शन? क्योंकि एक तो कर्व्ड एरिया, इसको डिफ्लेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। वही साइमल्टेनियसली अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो रेडिया है, इसका जो स्क्वायर एरिया है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिफ्लेक्ट होने में, एज इसका मास भी कम है और इसका रेडियाई भी कम है। रेडियाई भी कम है, अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन इसकी इजिली हो जाएगी। ठीक है, एज पर दिस इक्वेशन ऑल्सो। गॉट इट? सो इससे रिलेटेड हम देखेंगे एक क्वेश्चन कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लीन द स्लाइड। ओके, so this is the question over here, which of the following will be deflected maximum in the mass spectrometer। आपको चार यहाँ पे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये चार यहाँ पे केसेस दिए हैं। O2 16 प्लस आइसोटोप, देन O16 O18 2 प्लस, ओके प्लस ओनली। ठीक है, यहाँ पे एक आइसोटोप ऑक्सीजन का 16 का है और एक 18 वाला है। देन नेक्स्ट इज O16 2 पॉजिटिव, देन लास्ट इज O18 2 पॉजिटिव। अब आपने इनमें से बताना है कि इनमें से किस आइसोटोप की जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत फास्ट होगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। तो कुछ नहीं करना है, आपने सबका कैलकुलेट कर लेना है मास बाय चार्ज। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, O2 है आपके पास, ठीक है, और दोनों आपके आइसोटोप हैं 16 वाले। तो कर दो इसका कैलकुलेट, ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 16 इज गोइंग टू गिव यू 32, और इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, तो ये मास बाय चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा 32 by 1 इज गोइंग टू गिव यू 32 ओनली। सिमिलरली चारों केसेस हमने करके देखे, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे कम बेसिकली जिसका मास बाय चार्ज की वैल्यू कम आएगी उसकी डिफ्लेक्शन सबसे फास्ट होगी एज पर दिस इक्वेशन। तो सबसे कम वैल्यू आई थी हमारी सी की। सो अल्टीमेटली जो सी है दैट इज O16 2 plus, it is going to 2 plus is going to get deflected more as compared to the rest of the isotope present over here. So I hope this concept is quite clear to you all, and now let's proceed further to the next slide. Okay, yeah. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्या हो रहा है वहां पे एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में तो ये है आपका कोई मॉलिक्यूल, कोई सैंपल जिसका मास है m। ठीक है, उसके पास उसके बीच में उस सैंपल में 10,000 मॉलिक्यूल मान लिए हमने इस तरीके से। ठीक है, इसमें से 10,000 मॉलिक्यूल्स में जब आपने इसको आयनाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसकी वेपराइजेशन होगी, तो इसकी जो सबसे पहले काम होता है मॉलिक्यूलर आयन के बनने का। मॉलिक्यूलर आयन, इसमें से कितने मॉलिक्यूल बने, हमने मान लिया कि 9,000 मॉलिक्यूल्स ही हैं जो आपके मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हुए, और बाकी के जो 1000 हैं वो एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही पड़े हुए हैं, मतलब वापस इसी फॉर्म में आपके पास पड़े हुए हैं, वो आपके आयनाइज नहीं हुए। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया पिछली स्लाइड में कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 9000 मॉलिक्यूल्स की बात करेगा आगे, और जो ये आपके 9000 मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी इसके फ्रेगमेंट आयंस बन जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है F1 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 5 एंड 6 पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या करना है, देखो बच्चे मैंने आपको बोला, लेट मी जस्ट अगेन क्लीन दिस साइड, मैंने आपको बोला कि जो M+ है ये कितने मॉलिक्यूल है, 9000 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट आयन बने हैं, 6 फ्रेगमेंट आयंस आपके पास बने हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट आयंस है ना, आपने इनके नंबर को इस तरीके से आपस में डिवाइड करना है कि वो टोटल जो है उसका सम 9000 मॉलिक्यूल्स ही हो, और आपके मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जो फ्रेगमेंट का टोटल मॉलिक्यूलर वेट बन रहा होता है दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक। गॉट इट? समझ आई? तो इसी तरीके से मैंने इसका नंबर इस तरीके से डिवाइड किया है। इट इज जस्ट एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके,
सो F1 का मैंने मान लिया 1500, इसका 500, इसी तरीके से मैंने सेपरेट कर दिए F6 पॉजिटिव तक। तो अगर आप इनका टोटल करके देखोगे ये 9000 ही आएगा, राइट। 1500 प्लस 500 वुड बी 2000, प्लस 1000 वुड बी 3, देन प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 1 9000। तो देखा आपने। अब इसमें से सबसे ज्यादा आपके पास नंबर किसका था? F5 पॉजिटिव का हमने माना। तो मतलब आप क्या मान के चल जाओगे कि इसकी अबंडेंस जो है, रिलेटिव अबंडेंस, वो सबसे ज्यादा है। तो आप इसकी इंटेंसिटी को 100% मान लोगे। अब देखो करते क्या है, आपने सबका क्या चेक करना है, यहाँ पे आपने सबकी चेक करनी कि किसकी इंटेंसिटी या किसकी परसेंटेज किस आयन की ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो हमने मान लिया, एक की तो हमने मान लिया कि ये है। तो अब आपने सबकी इसके कंपैरिजन में चेक करनी कि किसकी कितनी कितनी परसेंटेज है, किस फ्रेगमेंट की कितने प्रोपोर्शन में वो फ्रेगमेंट आपके पास आपके मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो F1 प्लस की बात कर लें। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे आप अपनी परसेंटेज, खुद की कोई परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, वही आपने यहाँ पे करना है। जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, जो आपका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट हमने मान लिया है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा है वो है 3000। ठीक है, अब उसके कंपैरिजन में आपने सबकी परसेंटेज निकालनी है। तो F1 के लिए निकाल के देखते हैं वो कैसे निकल जाएगी। अब उसका कितना नंबर माना था आपने, कितना थे उसके 1500। टोटल कितने थे हमने लिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी 3000 की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 50%। इसी तरह आपने सभी के केस में करके देखना है। इसका 500 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल गिव यू दिस, F3 will give you this, F4 will this and F5 will this. So this is how you check the relative abundance. ठीक है, आपको अगर वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि अगर आपको चेक करना पड़ जाए कि रिलेटिव अबंडेंस कैसे चेक करते हैं, तो ये एक तरीका है उसको चेक करने का। ठीक है, दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट एग्जांपल, और यहाँ पे वही मैंने आपको दिखा दिया है। ये जो हमें डाटा मिला है, जो भी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके दिखा दिया है आपको। जो टॉलेस्ट पीक होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वुड बी योर बेस पीक, एंड द वन विच इज हैविंग हाईएस्ट mass by charge ratio would be your molecular ion peak. ठीक है, अब देख लो, अगर आपको, let's just clean the slide again and switch to the another slide over here. Okay, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको बेंजीन का क्वेश्चन गिवन है, और आपको बोल दिया कि आपको कैलकुलेट करनी है रेशियो या इंटेंसिटी रेशियो ऑफ M और M+1। अब आप ये M और M+1 तो तब समझोगे तब तुमने मॉलिक्यूलर आयन और आइसोटोपिक पीक वाला कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो इसकी डाली है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है बच्चे, तो आपको ये नहीं समझ आने वाला, तो उस वीडियो को भी देखो, तभी जाके यहाँ पे स्विच करना, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। ओके, तो हमने मॉलिक्यूलर आयन की, अभी आपको नहीं पता कि कितना वेट है क्या, तो आपने एज उसकी मान ली 100% इंटेंसिटी। अब आपने उसके कंपैरिजन में M+1 की निकालनी है। M+1 मतलब जो इसका एक, जैसे कार्बन 12 होता है ना, जो उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है, तो उसको M मान लिया, उसके मॉलिक्यूलर वेट को, और C13 को तुमने क्या मान लिया? M+1। गॉट इट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले भी करवाए थे कि हाउ यू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ M+1, M+2, वो पिछली वीडियो में है, उसको देखो जाके। तो अभी आपने यही करना है। M+1 मतलब कार्बन का C13 आइसोटोप और H का ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप। ठीक है, तो अब कार्बन इंटू 1.1 प्लस हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 0.015, ये फॉर्मूला हमने देखा था पिछले वाले में, बस उसको अप्लाई किया और इसकी इंटेंसिटी आ गई। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। These are the concepts that you need to keep in mind while attempting such kind of questions. Correct? So I hope this is quite understandable to you all. अब आपने क्या किया है, आपको क्वेश्चन में ना इसकी वैल्यूज जो है इंटेंसिटी की, अगर आप देख सकते हो, मैंने तो इसकी इंटेंसिटी 15:1 निकाली। वो कैसे निकाली? अब देखो, कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपके जो गिवन सेट ऑफ MCQs होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आई 100:6.69। तो कुछ मत करो, आप क्या करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि रेज टू द 10:1 या 15:1, सबकी इस साइड तो 1 ही है ये, तो मतलब आपने डिवाइड कर दिया इसको भी 6.69 से, और इसको भी डिवाइड कर लिया आपने 6.69 से, तो ये तो आपका आ गया 1।
अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे अगर आप इसे सॉल्व करके तो ये अप्रोक्सीमेशन में 15 आएगा. सो द इंटेंसिटी एज पर द गिवन एमसीक्यू क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 15:1. अदरवाइज यहाँ तक ठीक है आपका. तो ये आपके जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so proceeding further. Alright, so next question is to calculate the m ratio, m plus 1 ratio, m plus 2. That is the intensity of the TMS. इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेट करनी है अब आपको इस पर्टिकुलर टेट्रामिथाइल सिलेन सैंपल के लिए, कंपाउंड के लिए. ठीक है, तो अब जैसे कि हमने पिछले केस में किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे. हम मान लेंगे आपका जो m है, दैट इज द इनिशियल द वेरी अबंडेंट आइसोटोप, उसकी हमने इंटेंसिटी मान ली 100%. अब हम m+1 चेक करेंगे, दैट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप इन द नेचर. तो सिलिकॉन का सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलिकॉन 29, उसी तरह कार्बन का था 13, हाइड्रोजन का था 12. तो बस अब इन सब की जो हमारे पास इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता था m+1 के लिए वो लगा देंगे. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, नंबर ऑफ योर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 0.01, नंबर ऑफ सिलिकॉन एक ही आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 5.1. तो ये 5.1, 1.1, 0.015 क्या है, इन वाले आइसोटोप्स की अबंडेंस, नेचर में अबंडेंस. तो इसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया 9.68. इसी तरह आप m+2 का फॉर्मूला लगा के भी निकाल लोगे और आपके पास ये रेशियो आ जाएगी 100 रेशियो दिस एंड दिस. तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे राउंड ऑफ करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30:3:1. सो दैट इज ऑल अबाउट इट एज ऑफ नाउ. So that was all about the base of the rule of mass spectrometry. इसका जो प्रिंसिपल था उसका बेस थोड़ा सा क्लियर करने वाला रहता था, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है. एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके पास कन्वर्जन होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इनटू द गैसेस मॉलिक्यूल इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो आपके पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा. और ये आप कैसे बोल सकते हो, जिसका लाइफ टाइम होगा मॉलिक्यूलर आयन का ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेकेंड. अगर लाइफ टाइम इससे कम है, अगर लाइफ टाइम आपके किसी मॉलिक्यूलर आयन का 10⁻⁵ सेकेंड से कम है, तो वो वाली पीक आपको देखने को ही नहीं मिलेगी आपके मास स्पेक्ट्रम में. ठीक है, वो वाली मॉलिक्यूलर आयन की पीक आपको देखने को ही नहीं मिलेगी. किसकी, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूलर आयन बनेगा जिसकी लाइफ टाइम जो होगा 10⁻⁵ सेकेंड से भी कम होगा. सो दिस वाज आल्सो लेफ्ट. तो ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा अब. So next is what we are going to take up is nitrogen rule. अब देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो गया आपके पास, हेक्सेन हो गया, या ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की अवेलेबिलिटी हो, उनका जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा ना उन कंपाउंड का, उसका हमेशा आपके पास इवन मास होगा. ठीक है, यानी कि इवन मॉलिक्यूलर वेट आएगा आपके पास. नाउ एंड ऑड मॉलिक्यूलर आयन इंडिकेट कि आपके पास उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है. कि अगर आपके पास कोई भी XYZ जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बन रहा है, ठीक है, उसका अगर आपके पास ऑड मास आता है, तो चांसेस आर देयर कि आपके पास हो सकता है उसमें अगर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो वो ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन ही होने चाहिए. समझ आई बात? देखो, so the effect of nitrogen atom on the mass of molecular ion in a mass spectrum is called nitrogen rule. This is how you are going to explain it in your exam if asked. ठीक है, आ जाता है इस पे कई बार शॉर्ट नोट लिखने को आपके सब्जेक्टिव पेपर में, और अगर नहीं भी आता देन ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट एज पर द योर स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस रूल के बारे में. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मान लो किसी कंपाउंड में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है, लाइक 1, 3, 5, 7, तो उसका जो मास है वो भी ऑड ही होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भी ऑड होना चाहिए. अगर इवन है नाइट्रोजन नंबर लाइक 0, 2, 4, 6, देन उसका जो मास है वो भी इवन ही आना चाहिए, इवन मॉलिक्यूलर वेट ही होना चाहिए. दैट इज व्हाट योर नाइट्रोजन रूल स्टेट्स. यू कैन रीड इट ओवर हियर. अ कंपाउंड दैट कंटेन odd number of nitrogen atom will give odd molecular ion, and the compound that contains even number of nitrogen atom including 0 gives an even molecular ion. ठीक है, सो ये आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, दो स्ट्रीट ड्रग्स के जो बेसिकली एक दूसरे का इफेक्ट मिमिक करते हैं इन केस ऑफ योर हीरोइन. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है. मेन तो आपको ये देखना है. यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन का जो है नंबर कितना है, 1 है. इस केस में एक ही नाइट्रोजन है.
ठीक है, सॉरी 2 नाइट्रोजन है, दिस एंड दिस, राइट। तो इसका जो इवन नंबर है तो मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी इवन ही आना चाहिए। तो देखो आपके पास 350, इट इज आल्सो इवन, राइट। सो इट इज सैटिस्फाइंग द नाइट्रोजन रूल। देन अनदर एग्जांपल इज दिस वन, 1 मिथाइल 4 फिनाइल 4 प्रोपियोनो ऑक्सी पिपरिडिन। ओके, तो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और इस केस में आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो भी ऑड ही आना चाहिए। अगर नाइट्रोजन के नंबर ऑड है तो वो भी ऑड ही आना चाहिए। सो दैट इज 247। सो दैट इज द केस ओवर हियर, राइट। So there are some other things that are needed to be taken into consideration while talking about the nitrogen rule or its odd mass and even mass. सबसे पहले कि ये applicable कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ organic compounds के केस में। Then to those compounds जिसमें आपके पास hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen and your halide atoms are present. ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम, O एटम एंड हेलाइड्स आर प्रेजेंट। हेलाइड्स कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू न्यूट्रल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है। ये बात होगी एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वॉयलेट होगा इंस्टेड। देखेंगे हम एग्जांपल के थ्रू भी। सो एन ऑड मास इन केस ऑफ नाइट्रोजन रूल मींस दैट ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगी कंपाउंड में, एंड इवन मास मींस दैट इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आर देयर। ये सिंपल 2 एग्जांपल है, अगर आप वो पिछले 2 एग्जांपल याद ना रख पाओ तो आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो। इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। सो दिस इज ओवर हियर। First is the case of odd molecular formula, molecular weight having odd number of nitrogen 3, and another is the even molecular weight where the molecular formula has even number of nitrogen, that is 4. तो अब हम देखेंगे वो केस जैसे कि आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड का या इनऑर्गेनिक एटम्स का हम केस देख लेते हैं, NO और NO2 का, जहां पे अगर आप देखो यहाँ पे दोनों केसेस में नाइट्रोजन 1 है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आ रहा है दैट इज इवन। So it is therefore violating the nitrogen rule. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन रूल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एप्लीकेबल है, not in the case of inorganic atoms, inorganic compounds. Also keep this in mind. Okay. Now then proceeding further to the next slide. So next is index of hydrogen deficiency, another very important topic for structural elucidation. इसे आप IR में भी बहुत हद तक यूज करते हो, and that is infrared spectroscopy, and in case of mass also it is quite useful for the structural elucidation. So IHD है क्या, index of hydrogen deficiency. That means deficiency नाम से क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितने हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दूसरे में कन्वर्ट होते हुए कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ वो हम देखेंगे, एंड उसका जब हम फॉर्मूला लगा देंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का, दैट इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस्ट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. इसे यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो IHD की वैल्यू. ठीक है. सो व्हाट इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी? इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. यस, दिस इज अनदर थिंग कि आपके एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स हैं या कितने पाई बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी है, कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, वो आप IHD से पता लगा सकते हो. ठीक है. Then as I've told you, it is also known as degree of unsaturation and unsaturation index, and it is calculated by subtracting the number of hydrogen atoms in a compound from maximum number of hydrogen atom possible for the same number of molecule. अब इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसके कहने का. जैसे मान लो कि आपके पास C4H8 कोई मॉलिक्यूल है. ठीक है. अब आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंपेयर करोगे इसी के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो. आई रिपीट, यहां पे लिखी लो चाहे, कंपेयर इट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अल्केन्स. हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन. कार्बन मतलब किसके? इसके वाले सेम नंबर होने चाहिए गिवन जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके वाले. तो लगा लो अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, दैट इज C4H2 into 4 + 2. ये कितना आ गया आपके पास? C4H10 H10. 4 to the 8 + 2 10. ठीक है. तो अब देखो, इससे यहां तक कंपैरिजन में जब हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो कितने हाइड्रोजन C4H10 के कंपैरिजन में कितने आपके इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है? H कितने हैं? C4H10 से जब आप C4
H8 को कंपेयर करोगे तो कितने हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है? 2 हाइड्रोजन का। तो फिर इस फॉर्मूले में डाल दो 2/2, that is going to give you 1 value. तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया IHT की वैल्यू 1. That's all about such kind of question, right? तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो IHT. So there is another example of C4H6 over here. आप इसको भी कंपेयर कर लो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से के साथ, जैसे कि आपने अल्केन के साथ कंपेयर कर लिया इसको, तो ये आपका आ गया C4H2 into 4 plus 2, ये आ जाएगा C4H10. तो C4H6 और C4H10 में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ पे. सो यू विल बी सॉरी नॉट 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू IHD2. ये देखो यहाँ पे हमने यही कैलकुलेट किया है अगेन. एंड यहाँ से आपको क्या पॉसिबिलिटी मिलती है कि अगर IHD की वैल्यू 1 हो तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है एक पाई बॉन्ड हो. ठीक है, अगर आपके पास यहाँ मान लो IHD की वैल्यू 2 हो तो देर आर चांसेस कि उसके पास 2 पाई बॉन्ड हो या फिर एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो. ठीक है, तो ऐसी चांसेस तो होते ही नहीं है कि एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो, और हो भी सकता है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. बट नाउ यू नीड टू सी कि ये रिलेट कर रहा है इसके साथ C4H6 फॉर्मूले के साथ. नो, इट इज नॉट. सो देर आर चांसेस कि 2 पाई बॉन्ड्स हो यहाँ पे. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस. सो इट हैज 2 डबल बॉन्ड, दैट इज 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट ओवर हियर लाइक दिस. सो चांसेस है कि यहाँ पे अगर आपके पास IHT की वैल्यू 2 आ रही है तो उसके पास मतलब 2 पाई बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है. यू हैव टू सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे. सो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चरली इल्यूसिडेट. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू. एंड अगर IHT की वैल्यू 3 है या 2 से भी ऊपर है, 3 है, 4 है, 2 के केस में आपके पास 2 रिंग्स भी हो सकती हैं इस तरीके से, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे. ठीक है, एंड देन 3 के केस में हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो, एक रिंग हो, या 2 रिंग हो, एक पाई बॉन्ड हो, ऐसे. एंड इट गोज ऑन लाइक दैट. ठीक है, तो बेसिकली आपको अनसैचुरेशन पता लगती है कि कितने रिंग्स प्रेजेंट है और कितनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है यूजिंग द वैल्यू ऑफ IHD. अंडरस्टूड? So that is one thing over here. Proceeding further to the next slide. Here you can see the example again. यहाँ पे आपके पास saturated का एग्जाम्पल है C6H14, दैट इज हेक्सेन. उसका एग्जाम्पल हमने लिया है, उसको कंपेयर किया है नाउ विद इट्स ओन 1 हेक्सेन एग्जाम्पल. तो उसमें हमने 1 हेक्सेन के साथ इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करके देखा, तो देखा उसमें 2 हाइड्रोजन लॉस हो रहे थे. तो उससे आपने वही करना है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस डिवाइडेड बाय 2, एंड यू विल गेट योर IHD वैल्यू. करेक्ट. सिमिलरली इज द केस विद द साइक्लिक रिंग. आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी पाई बॉन्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है. तो इस केस में आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसी को अगर आप पिछले केसेस में भी यूज करके देखते ना, C4H6 एंड C4 आपका जो था H10, ऐसे वाले एग्जांपल्स, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल सकती थी. यानी मान लो C4H6 में आपने IHD इस फॉर्मूले को यूज करके करना है कैलकुलेट. ठीक है, तो कर लो, हाफ 2 इंटू कितने कार्बन है 4 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6. ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 6. It will give you 10 minus 6 and 4 by 2 and that is 2. तो आप देखो यहाँ पे भी हमारे पास कैलकुलेट करके इसके IHD की वैल्यू 2 आई, और पीछे अभी हमने देखा तो वहां पे भी कैलकुलेट करके 2 ही वैल्यू आ रही थी. तो दिस फॉर्मूला इज व्हाट यू कैन यूज इन दिस केस एज वेल. तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसे आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट IHD. ठीक है, देन देयर कम्स अनदर एग्जाम्पल. ये है आपके पास, देखो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6. अब ऐसा एग्जांपल हमने लिया है इसके कंपैरिजन में जिसमें नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दैट इज द केस ऑफ एनिलीन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 7. अब देखो, मान लो आपको ये चीज, ये जो मैं फॉर्मूला आपको ट्रिक बताने लगी हूँ, ये याद रखनी है आपको. दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज फ्लोरीन. नाइट्रोजन के नीचे लिख दो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन. सो दैट इज group 16, sorry group 15, this is group 16, this is group 17. राइट. तो आपने क्या करना है, यहां से एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके
आपको IHD कैलकुलेट करना है और किसी कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन या उससे उस ग्रुप वाले कोई एलिमेंट आते हैं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसमें से आप लेस कर लोगे 1। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैंने अभी बताया IHD का फॉर्मूला क्या था, आपके पास आ गया था 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। ये अगर हमने फॉर्मूला देख लिया तो यहाँ पे आपके पास आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन वाला केस होगा तो आपने एक हाइड्रोजन को लूज कर देना है। अगर ग्रुप 16 होगा तो कोई चेंज नहीं करोगे, इस यही फॉर्मूला यूज होगा। ग्रुप 17 अगर आपके पास आता है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास यू विल ऐड 1। तो देखो अब IHD का फॉर्मूला इस तरीके से, आप ये ट्रिक एक्चुअली, अदरवाइज ये आपका नाइट्रोजन के केस में फॉर्मूला है। यहाँ पे आप इस केस में करके देख लो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 6 है। ओके, आपने हाफ भी लगाने आगे। सो 6 आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 7। अब मैंने आपको क्या बोला, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, अगर वहां पे नाइट्रोजन है कोई तो उसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दो, यानी कि अगर 7 है तो एक लेस कर दो, कितने हो गए हाइड्रोजन, 6। दैट इज इट। तो इसे कैलकुलेट करो, देखो आपका 4 आंसर आ रहा है कि नहीं। दैट इज 12 प्लस 2 माइनस 6, ये आ जाएगा आपका हाफ 14 माइनस 6 and that is going to give you 8 by 2, that is 4. So ये आपका आ गया 4 आंसर यहाँ पे। एंड यहाँ अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी देखो तो इसे अप्लाई करके भी आपके पास यही फॉर्मूला, यही आपका आंसर आएगा IHD का 4। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी जिसे आप याद कर सकते हो एंड इन अ वे आप इजिली अपने IHD के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तो चलते हैं आगे। इसी तरह आपके पास अगर आपका हेलोजन इंट्रोड्यूस करवा दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वैल्यू 4 ही आ रही है। तो देख लो हेलोजन इंट्रोड्यूस किया है ना यहाँ पे, चलो करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, वो जो अभी ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि अगर नाइट्रोजन होगा तो यू विल रिड्यूस 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द ओवरऑल कंपाउंड। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड फ्लोरीन वाले में यू विल ऐड 1। तो वही फॉर्मूला लगा दो, बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे। There are total number of carbon atoms 6 only, plus 2, then comes minus hydrogen. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो, उसमें 6 हो गए। नाउ लेट्स सी कि आपके पास आंसर आता है कि नहीं। 12 प्लस 2 माइनस 6, ये आ गया 14 माइनस 6 इंटू हाफ, ये आपके पास आ गया 8 बाय 2, 4। सो दिस इज हाउ यू कैन सी। आप ये फॉर्मूला याद करना है, ये कर लो, ये ट्रिक से करना है, ये कर लो, ये आपकी मर्जी है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। So yeah, in this case you need not to modify the HDA formula, that will, because ऑक्सीजन भी आ जाए तब भी कोई जरूरत नहीं आपको मॉडिफाई करने की। So I hope जितने भी एग्जांपल हमने IHD से रिलेटेड किए हैं आपको समझ आ गए हैं। So over here the summary you can see that ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है कोई भी C6H14। अगर आपको इसको सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आपने अल्केन को साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट किया है, दैट इज हेक्सेन को साइक्लो हेक्सेन में कन्वर्ट किया है, तो दैट एंड अप इनटू द लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, वही तुमने अगर इसको कन्वर्ट किया इनटू बेंजीन, दैट इज C6H6, तो वहां पे आपका 8 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो IHD का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस डिवाइडेड बाय 2, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। इन दिस केस देयर वी हैव आल्सो सीन सम ऑफ द ट्रिक्स एज वेल, तो आप वो भी याद करोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों के केस में, और यहाँ पे भी हम कुछ देखेंगे उसी से रिलेटेड। तो ओके, तो ये चीजें देखो आप जल्दी से। आपने क्या करना है इस केस में, बेंजीन के केस में पहले IHD कैलकुलेट करके देखो। हाइड्रोजन का बेंजीन से लेकर आपके जो है अल्कीन C6H14 सैचुरेटेड अल्कीन जो है, कितना लॉस हो रहा है बेंजीन से लेकर इस अल्कीन में, 8 हाइड्रोजन का। तो डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट IHD 4। एंड यहाँ पे आप देखो कि आपका IHD कितना आ रहा है, 2 हाइड्रोजन के लॉस की वजह से 2 डिवाइडेड बाय 2, that is 1। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि why the IHD value of cyclohexane is 1 even when it has no pi bond। क्योंकि हमने क्या बोला था कि IHD क्या बताता है, ज्यादातर आपका सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर कितने नंबर ऑफ रिंग्स है वो सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं है, नंबर ऑफ रिंग्स है, कितनी है, 1 है। तो इसीलिए यहाँ से आपको पता लग गया इसका IHD की वैल्यू कितनी है, 1। एक ये तरीका है देखने का। दूसरा बेंजीन में देखो, बेंजीन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 3, और रिंग कितनी है, 1, तो ये टोटल कितना आ गया, 4। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव द IHD वैल्यू 4 and 1 रिस्पेक्टिवली। ओके,
तो चलते हैं आगे. लेट मी क्लीन द स्लाइड एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ आप देखिए IHT को, जैसे कि हमने बताया कि इसे अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा इसको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस देखने के लिए ही चेक कर रहे हो. आप इसे साइक्लिक रिंग की प्रेजेंस देखने के लिए भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तभी हमने बोला कि आपका इस केस में चाहे पाई बॉन्ड नहीं है फिर भी IHT की वैल्यू 1 आई है. वो क्यों आई है? क्योंकि खुद एक रिंग प्रेजेंट है. नंबर ऑफ रिंग जो है वो कितनी है? 1. सो विच इज व्हाई IHT इज 1. ठीक है. और ये बेंजीन का केस, जैसे कि अभी मैंने बताया, डबल बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 3 एंड रिंग कितनी 1. सो IHT इज 1. इसी तरह इथाइल बेंजीन में कंपेयर कर लो, सेम इसका IHT वैल्यू 1 ही आएगी, सॉरी 4 ही आएगी. क्यों? क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है. ठीक है. So this is also how you can quickly analyze about the IHT. तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है तो स्ट्रक्चर से आप पता लगा लोगे IHT बहुत इजीली. लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उससे हम IHT कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं तो आप लोगों को भी पीछे बता चुकी हूँ और उसकी समरी आप फिर से देख लो चाहे. लेट्स प्रोसीड फर्दर. या so that is the calculation of IHT using the molecular formula over here. You can see then C8H10 को हमने कंपेयर किया इसको with its saturated hydrocarbon जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है. तो कर लो इसको C8H28 से 16 plus 2 18, C8H18 के साथ. तो C8H18 से C8H10 में कितने हाइड्रोजन लॉस हुए हैं? 10 हाइड्रोजन, सॉरी 8 हाइड्रोजन लूज हुए. ठीक है. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आ गया IHT वैल्यू 4. तो मतलब आपने IHT वैल्यू 4 किस केस में देखी थी? बेंजीन और इथाइल बेंजीन में. ठीक है. तो इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है. सो दिस इज हाउ इट इज यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन. समझ आई बात? अब इसी तरह आपने एक और एग्जांपल लिया है. वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो. हम चलते हैं आगे. सेम ही चीज है. So, okay, wait, just a second. Let me remove this first of all and proceed further. Okay, अब एक तरीका और है IHT वैल्यू को कैलकुलेट करने का, बाय सीइंग कि कितनी क्लीवेज पॉसिबल है, कितने बॉन्ड्स को तोड़ के आपके पास जो है साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो एसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. जैसे आपके पास यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल गिवन है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है ओपन चेन कंपाउंड में तो कितनी क्लीवेज रिक्वायर्ड है. एक आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, तो आपका पूरा का पूरा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर टूट के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल, कितने नंबर ऑफ क्लीवेजेस हुई यहाँ पे? 2. तो उतनी इसकी आएगी IHT की वैल्यू 2. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डू. एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड जिसमें आपके पास पाई बॉन्ड आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पे पॉसिबली कितनी बन सकती हैं वो हमने लिखा है. कितनी बन सकती है ये लिखा है, लेकिन इनमें से सारी बनेंगी कि नहीं ये नहीं अभी तक पता. ठीक है. सो बच्चे, इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस बाइसाइक्लो कंपाउंड का, दैट इज C8H14. अगेन नाउ कंपेयर इट विद द saturated hydrocarbon formula, that is C8H28 से 16 plus 2 C8H14 से कंपेयर कर लो. वही आ जाएगा आपके पास IHT की वैल्यू यहाँ पे कर आके 2. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास C8H14 की C8H18 के साथ कंपैरिजन करो तो 4 हाइड्रोजन लॉस हुए थे. 4/2 किया तो 2 की वैल्यू आ गई आपके पास. मतलब पाई बॉन्ड तो तुम्हें दिख नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पे रिंग कितनी पॉसिबल होगी? यहाँ पे रिंग पॉसिबल होगी 2. तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं हमें भी, दैट आपके कंपाउंड आपको दे दिया कोई बाइसाइक्लो, उसमें आपको दिख रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो कोई है नहीं. ठीक है. अब आप इसमें नंबर ऑफ, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? नंबर ऑफ रिंग्स देखने में. नंबर ऑफ रिंग्स का उन्हें पता नहीं लगता. तो आप नंबर ऑफ रिंग्स कैसे चेक कर सकते हो? वही अपना मेन जो फॉर्मूला आप अभी तक कर रहे हो, इजी वाला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस डिवाइडेड बाय 2 करके. और वो कैसे करोगे? कंपेयर करोगे इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो आपके गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरह. सो दैट इज ऑल अबाउट IHT. करेक्ट. अब हम चलते हैं अपने रूल ऑफ 13 पे. लेट मी क्लीन द स्लाइड एंड रूल ऑफ 13 इज दिस. अब आप पहले रूल ऑफ 13 में प्रोसीड करो, उससे पहले आपको रूल ऑफ मास फिर से मैं याद करवा देती हूँ. एक्चुअली मैं अपनी हर वीडियो में आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बार बार मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन प्रिंसिपल है वो बार बार रिपीट करके बता दूं, सो दैट आप बिल्कुल भी पजल ना रहो इस चीज में. अगर कंफ्यूजन है भी तब भी आपकी क्लियर हो जाए. ठीक है. लेकिन रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही रहेगी कि पहले जाके पिछली वीडियोस देख लो, फिर यहाँ आओ,
तभी आपके लिए बेनिफिट होगा मास में आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज सब बेकार है। ठीक है, सो पहले आप क्या करोगे, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वेपोराइजेशन चैम्बर में वेपोराइज कर दोगे, देन इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव केटाइन और रेडिकल केटाइन। ठीक है, देन इसकी क्या होगी, आपके पास फ्रेगमेंटेशन हमने यहाँ पे दिखा दी है, एक फ्रेगमेंटाइन M1 पॉजिटिव बनता हुआ और एक इसके साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। तो ये चीजें हम कर चुके हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट टाइम एंड अगेन। देन आपने कोई भी अननोन कंपाउंड यहाँ पे ले लिया और मैंने उसका आपको दिखा दिया है एक मास स्पेक्ट्रा बना के। अब देखो बच्चे, जिसका मास बाय चार्ज वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, कंसीडर दैट पीक एज मॉलिक्यूलर आयन पीक, पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और जिसकी आपके पास टॉलेस्ट पीक होगी, मतलब जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी, पहली बात तो ये कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और उसको तुम मान लोगे बेस पीक। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तभी वो स्टेबल होगी ना, तभी उसकी पीक सबसे बड़ी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IHD विद मॉलिक्यूलर वेट। सो आप देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे विद 13। अब देखेंगे हम ये सारा करके। अब इसमें रूल ऑफ 13 में क्या होता है, आपने मॉलिक्यूलर वेट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लिया, तो आपके पास फ्रैक्शन में इस तरीके से आपके पास मान लो ये आ गया 13 से डिवाइड करके, n को आपने मान लिया कोशेंट, r इज योर रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां से IHD कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये है आपका, दैट IHD इज इक्वल्स टू n दैट इज कोशेंट माइनस रिमाइंडर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा सिर्फ देख के, तो हम एग्जांपल देखते हैं इसके, चलते हैं आगे। ओके, सो ओवर हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ C6H12। आप इसको पहले तो एक तो वही चीज है आपकी कि आप कंपेयर करके देख लो इसको, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो पीछे आपने अभी तक किया है जितना वही सब कर लो। आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो उसको आपने डायरेक्ट देख लिया कि IHD की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ गई। अब हम यूज करते हैं रूल ऑफ 13 और उसके थ्रू करके देखते हैं। तो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, C6H12 का कितना आ गया तुम्हारे पास, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। कैलकुलेट करके देख लो। सेकेंड स्टेप रहेगा, आपने मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है 13 के साथ, तो ये कराने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरीके से रेशो में, तो दैट इज योर quotient, that is your remainder। तो use the formula IHD is equal to quotient minus remainder plus 2 divided by 2। so n क्या है आपका 6, यहाँ पे r क्या है 6 plus 2 6 minus 6 plus 2 divided by 2। तो ये आप करके देख लो, ये आपके पास आ जाएगा 2 by 2 is equal to 1। तो यहाँ पे IHD की वैल्यू यहाँ भी बन आ गई। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये तो आपका जो डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उस पर डिपेंड करता है, बट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग कि कौन सी चीजें आप कैसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आई होप दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल एंड यूजफुल एज ऑफ नाउ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नाउ असेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप असेस कैसे करते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट आपका भी हमने जो देखा था उसका था 84 लिया था हमने, तो उसका आपके पास इस तरीके से हमने देख लिया था, कोशेंट एंड रिमाइंडर भी। तो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू है वो कितनी है 6। ठीक है, 6 कैसे मान ली, n आपने मान लिया नंबर ऑफ कार्बन और r आपने मान लिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब कर दो पुट इसको, CnH2HN प्लस r। तो Cn क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 6 प्लस r कितने हो गए आपके पास, रिमाइंडर कितना आपने हाइड्रोजन माना था ना वो, एक्चुअली नो 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 दिस इज नॉट द थिंग। आपको एक्चुअली n और r की वैल्यू जो है उसको पुट करना है इस फॉर्मूले में CnHN प्लस r में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो आपको यहाँ पुट करना है इसको, अगेन दोबारा लिख के देखते हैं CnHN प्लस r। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी थी 6, यहाँ पे r की वैल्यू भी 6 थी, तो ये आपके पास बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से आपने असेस कर लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूजिंग योर रूल ऑफ 13। क्या किया, पहले जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आपको अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से यहाँ आपको ये बताया बेसिकली कि इफ मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन आप उससे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, पहले आप उसको डिवाइड कर लो अगेन 13 के साथ, देन आपके पास कोशेंट एंड रिमाइंडर जो आएगा n और r, उसकी वैल्यू यूज करोगे इस फॉर्मूले में एंड आप अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असेस कर लोगे। अब देखो बच्चे, लेट मी क्लियर दिस अगेन। अब आपके पास ये जो C6H12 आया है यहाँ पे, ठीक है, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके गिवन कंपाउंड में उसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी हो, ऑक्सीजन की हो,
और फ्लोरीन की अवेलेबिलिटी भी हो। तो अगर मान लो आपको इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐड करना है नाइट्रोजन को, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो आपका फॉर्मूला आया है C6H12, इफ यू वांट टू ऐड नाइट्रोजन यू विल डिडक्ट CH2। क्यों? क्योंकि आपने नाइट्रोजन को ऐड करना है और नाइट्रोजन का आपके पास कितना आपका मास आता है 14, और इसको भी करके देख लो, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन 14। तो इसलिए आपने क्या किया, अगर नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो CH2 को निकाल दोगे आप। सो दैट विल गिव यू C5H10N। सो दैट इज हाउ यू कैन डू, दैट इज हाउ, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ आपका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है एंड देयर इज आल्सो 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो आप क्या करोगे कि आपने पहले वही बेस यहां तक फॉलो किया, उसके बाद अगर आपने नाइट्रोजन ऐड करवाना है आपने बता दिया यू विल रिड्यूस -CH2 फ्रॉम द कंपाउंड, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म्ड एंड इट विल एंड अप गिविंग यू दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम इज द केस विद ऑक्सीजन। अब होगा क्या, CH2 की जगह आप रिमूव करोगे गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से किसको, CH4 को। क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन का आपके पास कितना आपके पास मास आता है 16, और अगर आपको C6H12 में अगर ऑक्सीजन को ऐड करना है तो यहां से आपको 16 जो है रिमूव करने पड़ेंगे एटम, 16 जो है मॉलिक्यूलर मास जो है उसका रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ से। तो वो कैसे कर सकती हो, CH4 से CH4 को बाहर निकाल के यहाँ से, तो वो निकाल दो C5H8O, एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया आपने इस तरीके से, क्योंकि देखो आप 12 प्लस 4 कार्बन भी आपको 16 ही देगा, तो आपको इतना ही रिड्यूस करना है 16 मास ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए। सेम इज द केस विद फ्लोरीन। तो आई होप यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड इट वेल। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, अगर आप मान लो कि अभी आपके पास आपको पता लग गया कि मॉलिक्यूलर वेट आपका 84 है, तो स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिन करोगे, इससे आपने ये भी असेस कर लिया कि आपके पास C6H12 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन और हेलोजन इज प्रेजेंट। तो आप कैसे स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकते हो, देयर आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। आपके पास ये वाला केस आ सकता है अल्कीन का और साइक्लोअल्कीन्स का, राइट। तो ये मैंने कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करके देखे हैं। दिस इज द केस ऑफ दिस अल्कीन, आप इसका करके देख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक आपका आ गया, ये C6H12 भी आएगा ये, ठीक है। इस केस में आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो भी चेक करके देखेंगे आप, तो इट विल बी 84 ओनली। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, देन देयर आर 3 अदर पॉसिबिलिटीज एज यू कैन सी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, आपके पास ये वाला देखो, लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड। या आपके पास स्टार्टिंग में ये वाला जो था आपके पास मास स्पेक्ट्रम गिवन था, जहां हमने बोल दिया था कि ये थी आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये है आपकी बेस पीक, ठीक है। अब आप देखो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है यानी कि M to M प्लस जो है, दोनों का ही आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आपको पता लग गया कितना है 84, ठीक है। तो 84 यानी कि जिसे आपने M माना है, और नेक्स्ट पीक आपने बेस पीक देखी 55 पे, तो M में से आपने लेस किया M माइनस दैट इज 29, दैट इज गिविंग यू द स्टेबल बेस पीक ओवर हियर, ठीक है, ठीक है। और दूसरी पीक अब कौन सी आ रही है आपके पास एट M माइनस 41, दैट इज दिस वन 43 पे। तो देखो अब वापस आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, लेट मी डिलीट दिस एंड गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब देखो यहाँ से प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे जो हम पीछे क्या कर रहे थे, ओके दिस यहाँ देखिए ध्यान से। अब आपके पास क्या था, हमने क्या देखा कि 55 पे आपकी आई थी पीक ड्यू टू M माइनस 29, और 41 पे आई थी जो पीक वो थी M माइनस 41 की वजह से, जो भी आपकी पीक थी M43 पे, या जो नेक्स्ट पीक थी वो M माइनस 41 की वजह से आई थी, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली पीक्स M माइनस 29 और M माइनस 41 में जब आप पढ़ोगे ना स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स की फ्रेगमेंटेशन, वहां देखोगे अल्कीन्स के केस में M माइनस 21 और M माइनस 41 की पीक बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। इसीलिए आपने पॉसिबिलिटी लगा ली यहाँ से कि मॉलिक्यूलर वेट हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 कैन हैव द स्ट्रक्चर ऑफ 1 हेक्सीन। इट कुड बी 1 हेक्सीन, इट कुड बी 2, 3 हेक्सीन, मतलब डबल बॉन्ड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इट इज हेक्सीन, दैट इज फॉर श्योर, ओके। क्यों? क्योंकि जो आपका M माइनस 41 की पीक ऐसा नहीं है कि वो साइक्लिक जो है आपके स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को नहीं मिलेगी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में देखने को नहीं मिलेगी, मिलती है, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ही वीक होती है किसमें, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स में। वही अगर आप देखो अल्कीन्स के केस में तो इसकी कुछ तो इंटेंसिटी होगी, लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीक इंटेंसिटी है M माइनस 41 पीक की, ठीक है। तो इसी तरह आप देखो
नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कि आपके पास ये जो M-41 वाली पीक जो 43 पे आ रही थी, वो थोड़ी तो इंटेंसिटी उसकी कुछ ना कुछ है, राइट। और यही पीक अगर आपकी साइक्लिक वाले के केस में होती तो वो बहुत ही छोटी होती, ठीक है। तो वहां से आप अंदाजा लगा लेते कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें से पॉसिबल है। लेकिन अभी हमने क्या अंदाजा लगाया, एज पर द M-41 पीक, दैट आपका जो कंपाउंड है वो उसमें आपका ISC वैल्यू 1 थी, तो वहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि आपका एक डबल बॉन्ड होगा और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा अल्कीन का। नाउ इट कैन बी 2 हेक्सेन, 3 हेक्सेन, 4 हेक्सेन, वो डिपेंड करता है, उसमें वेरिएशन आ सकती है, बट होगा आपका अल्कीन ही। So that is how using the rule of 13 आप elucidate कर सकते हो अपना स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। समझ आ गई बात? So yeah, that's all about it. So ये समरी एक बार देख लेते हैं जाते जाते, जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन आपने इंट्रोड्यूस करवाना हो, मॉलिक्यूलर वेट आपका 84 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस नाइट्रोएटम N, तो CH2 रिड्यूस कर दोगे। तो आपका अगर मान लो C6H12 वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन्ड, जो हमने रूल ऑफ 13 से सारा करके देख लिया था आपका, तो उस केस में आप CH2 को रिमूव करोगे तो ये आपका नाइट्रोजन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। देन आप अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे अपनी तो आपके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। CH4 को रिड्यूस करोगे उस केस में आपका बेस जो आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें से, एंड उसमें से अगर आपको ऐड करना है उसी में हेलोजन, तो उसमें आप CH7 रिड्यूस करोगे। अब CH7 क्यों रिड्यूस किया, 12 + 7 will give you 19, तो वो आपका फ्लोरीन का आ जाएगा यहाँ पे मास, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो ये, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रूल ऑफ 13 एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज की स्लाइड में, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और बाकी की फ्रेगमेंटेशन की वीडियोस से रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि वो वीडियोस भी आगे हम कंटिन्यू करें, then please keep on watching and give your precious comments and constructive comments most precisely. So yeah, do like, comment, share the link and subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. Thank you.